प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको इतिहास के उस दौर में लेकर के चलता हूं जब दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और चित्तौड़ में महाराणा रत्न सिंह का शासन था। अलाउद्दीन महारानी पद्मिनी, चित्तौड़ की महारानी को से शादी करने के लिए एक बड़ी सेना लेकर के चित्तौड़ की तरफ चलता है कि मैं राणा रत्न सिंह को हरा दूंगा और पद्मिनी से शादी कर लूंगा, क्योंकि महारानी पद्मिनी अद्वितीय सुंदरी थी। वो सेना लेकर के तो आ गया, किंतु चित्तौड़ वालों की वीरता को देख करके आक्रमण करने का उसका साहस नहीं हुआ। अंततः उसने महाराणा रत्न सिंह के पास ये संदेश भिजवाया कि यदि आप पद्मिनी को सिर्फ शीशे में हमें दिखा दें तो मैं युद्ध नहीं करूंगा और अपनी सेना लेकर के चला जाऊंगा। राणा रत्न सिंह उनकी यह शर्त मान लेते हैं, किंतु राणा के दो सेनापति थे, गोरा और बादल। उन्हें यह शर्त मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा कि आखिर हम क्यों, किस कारण से अपनी महारानी को किसी दूसरे को देखने की अनुमति दें। महाराज, मैं सर कटा सकता हूं, लेकिन मैं अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी महारानी को किसी आतताई को देखने नहीं दूंगा। किंतु राणा रत्न सिंह ने यह सोचा कि जब मात्र शीशे में दिखा देने से इतना भयानक युद्ध टल सकता है, तो क्यों न मैं महारानी को शीशे में दिखा दूं। ऐसा अपने मन में विचार करके उन्होंने महारानी को शीशे में दिखाने का निर्णय लिया। किंतु उनकी इस बात से गोरा और बादल रुष्ट हो गए थे और वे राजमहल छोड़ के चले गए। महाराणा ने पद्मिनी को तो दिखाया, लेकिन जब अलाउद्दीन वापस जाने लगा तो वो धोखे से महाराणा रत्न सिंह को गिरफ्तार करके दिल्ली लेकर के चला जाता है और वहां से वो संदेशा भिजवाता है कि आप पद्मिनी को हमारे पास भेज दीजिए, नहीं तो मैं राणा रत्न सिंह का सिर कलम करके चित्तौड़ में भेज दूंगा। यहीं से यह कविता जन्म लेती है। पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने कितना सुंदर इसका वर्णन किया है, कितनी सुंदरता से इसको लिखा है। आइए उनकी आवाज में, उनकी रचना में हम ये गोरा और बादल की कहानी पढ़ते हैं। यहां से यह कविता स्टार्ट होती है। कि दोहराता हूं, एक बार तो बीत चुका है ना, मैं इसको सुना रहा हूं उनकी लिखी हुई रचना। कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। और रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शौर्य शक्ति पर फिर अंधियारा छाया। क्या लिखा था उसने कि 10 दिन के भीतर, 10 दिन का समय दिया था सिर्फ, कि 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद, बड़ा भयंकर संवाद था, सबका दिल कांप गया। यह दारुण संवाद लहर सा फैल गया पल भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, महारानी कांप गई, महारानी हिल गई। शक्ति का सिंहासन डोला था और था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। उनका सतीत्व मजबूर हो गया था। उनके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो खुद वहां जाएं, या तो राणा रत्न सिंह का शीश कटा हुआ चित्तौड़ में आए। वो जानती थी कि यह काम सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इसको अंजाम दे सकता है, जो उनके पूर्व सेनापति थे गोरा और बादल। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे, रूठ गए थे ना, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। प्रथम वीर अन्य अनेकों मेवाड़ी रण योद्धा छोड़ गए थे, रावल रत्न सिंह की संध नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वाल नहीं मिट पाया। महारानी ने पूरी बात सुना दी गोरा सिंह को।
गोरा बोला, अरे गोरा बोला, बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, और निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, पद्मिनी बोली कि बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। और दिल्ली गई पद्मिनी, दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल में दाग लगा जाओगे। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल में दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। गोरा एकदम तमतमा सा गया। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। अरे हाँ हाँ क्या करती हो, गोरा पीछे हट पड़ा। हाँ हाँ क्या करती हो, गोरा पीछे हटकर बोला, और राजपूती गरिमा का धड़क उठा था सोला। बोला, महारानी हो तुम, कोई आम व्यक्ति नहीं हो, आम स्त्री नहीं हो, महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, मान प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के तन पर, जब तक गोरा के तन पर ये दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल की सौगंध, राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, और सर कटने पर 3 दंड तक धड़ भी युद्ध करेगा। 3 दंड लगभग 1 घंटे के बराबर होता है। उसने एक बड़ी कठिन प्रतिज्ञा की कि राणा के सकुशल आने पर गोरा नहीं मरेगा, और सर कटने पर 3 दंड तक धड़ भी युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, और महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी आज भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अरे खिलजी मचला था, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 टोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले कि खबर भेज दो, खबर भेज दो खिलजी को, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वह साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी पलकों से विदा किया था। और 700 सैनिक, 700 बोला था ना, और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए, सज गई टोलियां पल में, और मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। बजा कूच का शंख, बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वन से दसों दिशा थर्राई। हर टोली में एक वीर था, हर टोली में एक वीर था, 5 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समरमत वाले। एक टोली में 5 लोग थे, एक बैठ गया औरत के बीच में, और 4 लोग कंधा देने के लिए। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर के देखा। वो जानते थे गोरा बादल और अन्य 700 सैनिक जो थे, टोटल 3500 गए थे, 700 डोली, एक डोली में टोटल 5 से 3500, बस मात्र इतने सिपाही गए थे। वो सब जानते थे, सब ने मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को देखा, क्योंकि जानते थे कि हम ऐसे लक्ष्य पे जा रहे हैं जहां से हमारा जिंदा वापस आना मुश्किल है। हम वापस नहीं आ सकते जिंदा, लेकिन महाराणा को वापस लेके आएंगे चाहे जैसे भी। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा, और कर अंतिम प्रणाम, कर अंतिम प्रणाम, घोड़ों पर चढ़े सुहट अभिमानी, मातृभूमि की निकल पड़े वो लिखने अमिट कहानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। और जा पहुंची टोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में, जा पहुंची टोलियां एक दिन खिलजी के सरहद में,
और दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। वहां जाके बोला कि बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है। रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है, मगर एक फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से उसको एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा, बड़ा प्रसन्न हुआ। खिलजी उछल पड़ा, उसने फौरन आदेश दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। और वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, उस पर बादल को तुरंत बुलाया। गोरा से बोले कि बोले बेटा वक्त आ गया। गोरा उनका भतीजा था, गोरा चाचा थे, बादल भतीजा था। गोरा बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। और यह लोहार पद्मिनी वेश में बंदी गृह जाएगा। केवल 10 डोलियां लिए गोरा मैं पीछे धाएगा और यह बंधन काटेगा। हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार भी इधर आड़ में कुछ तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए, याद रखना, जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वे सकुशल पहुंचाए। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, इतना आसान नहीं है। मगर भेद खुल जाए तो पल की देर न करना। यदि शाही सेना आ जाए तो बढ़ के रण करना। अरे मेरे लाल लाडले बादल आजा गले लगा लूं, मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी शाम न जाने पाए। अरे बादल तो उनसे भी 2 कदम आगे निकला, बोला ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके अब शायद मिलना अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया और धरती कांप गई, अंबर का अंत समंदर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, और दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा ने जो सोचा था वो हुआ। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे और छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सिर काटे। लिपट गए गोरा से राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। लेकिन खिलजी का जो सेनापति था मोहम्मद जफर, वो पहले से ही तैयार था। उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि चित्तौड़ वाले महारानी को भेज देंगे। उसने क्या किया, पर खिलजी का सेनापति पहले से आशंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी तूफानी वीरों से आतंकित था। जब उसने यह समझ लिया पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है, तो पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा। वो जानता था कि मेवाड़ी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। जब गोरा ने देखा कि जफर की पूरी सेना आ रही है, तो दृष्टि फिरी गोरा की मां ने राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। दृष्टि फिरी गोरा की मां ने राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहराकर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। अरे टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नव भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी खटकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। और राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, अगर बात न मानी तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर न उसकी
छाया तुझे मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कहकर महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अकृत पापों से, फूल खिला रहता जैसे असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से वार किया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे बीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। जफर ने धोखे से पहले तो गोरा सिंह की जंघे पर वार किया, और जब वे झुके तो उनका गर्दन काट लिया। मगर वाह हरिम मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा और किया जफर पर वार की जैसे सर पे गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेना को चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, और काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। बादल बोला कि अरे कायरों नीच बांगड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जमा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कह बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फुटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आंतें निकल गई थी, अरी का भाला लगा पेट में आंतें निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी, कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। रंचक डिगान व सम्मुख प्रलयंकर मृत्यु खड़ी से। अरे अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती आज भवानी। उधर बीरवर गोरा का धड़ अर्दल को काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था, मातृभूमि की रक्षा में उनको शहीद होना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, पर गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मड़ियां खोई थी। अरे धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल सेनानी, जिसके दम पर रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। आपने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।